हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि इन आखिरी के 4 महीनों में हमारी साइंस की क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जितना भी हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वो बर्बाद ना जाए और हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो इसी चीज़ को देखते हैं। सबसे पहली बात ये एनालाइज करना है कि हम लोग दिन भर में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चे, आपके पास में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज, करंट, जो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं ऑन अ डेली बेसिस, आपको अपनी क्लासेस भी कवर करनी है। इसके बाद में आ जाता है प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, आप सीखना चाहते हो गिटार बजाना, आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखकर तो गिटार बजाना सीख नहीं पाओगे, तुम्हें खुद को भी बजाना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में सीख पाओगे। यानी कि प्रैक्टिस तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में आ जाता है एक ब्रह्मास्त्र, रिवीजन। बिना रिवीजन के तो सारी पढ़ाई बर्बाद है, कोई भी कुछ मतलब का नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग रिटेन नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को अगर उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया। तो हम सबको ही पता है रिवीजन की इंपॉर्टेंस, राइट? लेकिन असलियत क्या है, क्या चल रहा है मैम हम लोगों के साथ में कि हम लोग तो करंट पढ़ ले रहे हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन ये नहीं हो पा रहा मैम, इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। और कभी कभार तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग करंट की भी डेली क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक आध क्लास छूट जा रही है, वो एक आध कर करके इकट्ठा हो जाता है मैम ढेर सारा बैकलॉग। अब क्या होता है कि हमें करंट भी अटेंड करना है, हम लोगों का जो बैकलॉग है वो भी बचा हुआ है, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन की कमी की वजह से वीकली टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आ पा रहे। अब इतना सारा जो ढेर सारा स्ट्रेस फिर डेवलप होता है, कॉर्टिसोल जो ढेर सारा रिलीज होता है, उसके चलते फिर और ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो सारे तार उलझे हुए हैं ना, इनको सुलझाओ, बैकलॉग को कवर कर कर साइड में रख दो। अब करंट तो हम लोगों को डेली का कवर करना ही है, क्योंकि बैकलॉग अब इकट्ठा मत होने देना। बात है कि प्रैक्टिस और रिवीजन किस तरह से किया जाए, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ तो बेटा ये आती है कि आप वीकली कितना आपको रिवाइज करना है, इसको डिटरमाइन करोगे। अगर आप लोगों ने अभी तक रिवीजन करना शुरू नहीं किया है तो ये हाई टाइम है, हर चीज़ का रिवीजन करना शुरू कर दो, बात मानो, ठीक है? अब ऑन अ वीकली बेसिस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पूरे हफ्ते में कितना रिवीजन करना है। ये नहीं बोल रही कि मंडे को इतना करना है, ट्यूसडे को इतना करना है, वेंसडे को इतना करना है, ये डिसाइड करो। पूरे वीक में ओवरऑल कितना करना है, यू डिसाइड दैट। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सोचा कि हम फिजिक्स में एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर रिवाइज कर लेंगे, केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेंगे, बायो के अंदर सेल चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो वीकली बेसिस पे मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब बात आती है कि हम लोग जो रूटीन बनाते हैं, तो अगर वो लॉन्ग टर्म रूटीन बनता है ना तो वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि वीकली आपको ये डिटरमाइन करना है कि कितना रिवीजन करना है। और अब बात आती है डेली की। तो जब भी आप सोने जा रहे हैं तब आप अगले दिन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको कंप्लीट करना है, ये डिसाइड कर कर ही सोएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आज डिसाइड किया है कि कल मैं ना अपना जो सेल चैप्टर है उसको पूरा रिवाइज कर लूँगी और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगी, और जो करंट की क्लासेस हैं उनको कवर कर लूँगी। ये ऑन अ डेली बेसिस मुझे डिसाइड करना है सोने से पहले, ठीक है? तो ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब बेटा, जो प्रैक्टिस और रिविजन है ना वो साथ साथ में जाता है, हैंड इन हैंड जाता है। आप अगर रिवाइज कर रहे हो तो फिर प्रैक्टिस उसके साथ में कैसे होगी, इस चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेल चैप्टर को उठाया, ठीक है? अब मैं उसको रिवाइज करना शुरू कर रही हूँ। मैंने उसके सारे माइंड मैप्स को गो थ्रू कर लिया। माइंड मैप्स में गो थ्रू करने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा? एक सेल चैप्टर के माइंड मैप्स में 10 से 15 मिनट लगे। चलो 15 मिनट लग गए हम लोगों को, हमने पूरा रिवाइज कर लिया। अब क्या करेंगे हम? अब उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस कौन कौन से? क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोगों को टफ लगे थे, गूगली वाले को जो क्वेश्चंस थे हमारे, उनको हमने देख लिया कि अब वो हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। डीपीपी वाले जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे हम अटके हैं वो हमें ये चीज़ बताएंगे कि हमारा अभी कौन सा टॉपिक वीक रह गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अटक रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के डिफरेंस के टर्मिनोलॉजीज में, तो हम लोग उसको वापस रिवाइज कर लेंगे। और अल्टीमेटली हमारा रिविजन और प्रैक्टिस का ये एम रहता है कि हम लोगों को हमारे सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है।
क्वेश्चंस में हम जहाँ पे भी अटकेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हमारा वीक टॉपिक है, तो उसको हम लोगों ने फिर दोबारा से पढ़ा और हमारा वो टॉपिक भी अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे करके एक एक टॉपिक हम लोगों को हमारा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये रिवीजन और प्रैक्टिस का एक मेन एजेंडा रहता है मेरे बच्चे, यानी कि रिवीजन कर रहे हो उसके साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। तो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। बाकी जो करंट में आपकी क्लासेस चल रही हैं उसकी तो आपको प्रैक्टिस डीपीपी के थ्रू हो ही जाती है। तो मेक श्योर कि करंट और डीपीपीज वो अलग रहें और रिवीजन और उसका प्रैक्टिस यहाँ पे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को स्पेसिफिकली ये नहीं बताऊंगी कि बेटा 2 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, 4 घंटे इसको दो। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, सब अपने अपनी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं तुमको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि किस प्रकार से तुम अपने तारों को ना यहाँ सुलझा के एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई कर सकते हो। ये गधा मजदूरी नहीं है। नाउ दिस गोज इनटू स्मार्ट स्टडी, जिससे कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, अब हम तो लगे हुए हैं इधर उधर हाथ मारने में भैया कि चलो ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई एक प्रॉपर हमारे पास में शेड्यूलिंग नहीं है, प्रॉपर हमारे पास में डिसाइडेड नहीं है कि हमें कब कितना रिवाइज करना है। तो ये जो पूरा इधर उधर हाथ पैर मारना ना सब बर्बाद हो जाएगा। जो करंट का पढ़ रहे हो उसका रिविजन नहीं किया तो सब कुछ वेस्ट है बच्चे। तो मेक श्योर यू रिवाइज एंड प्रैक्टिस प्रॉपरली। अब सारे सब्जेक्ट्स में कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बोला जाता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स। अब बेटा ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो एग्जामिनर ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब जब भी हम आपको ये बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके सिवा जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको छोड़ के चले जाएं। इसका मतलब ये होता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में रखना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है इन टॉपिक्स को कि इनसे अगर टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इनको सॉल्व कर पाओ। ये मतलब होता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स का। तो मैं आप तीनों सब्जेक्ट में आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाली हूँ जिनके ऊपर आपको खासा फोकस रखना है, रिवीजन उनका प्रॉपरली होना चाहिए, उनको आप स्ट्रॉन्ग जोन में लेकर आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहली बात आती है बायोलॉजी की। तो पिछले हम लोग 5 सालों में देखें तो सेल चैप्टर से हर साल 2 से 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो सेल हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें फर्दर ऑन डिटेलिंग्स में भी अब धीरे धीरे एग्जामिनर जाने लगे हैं। तो सेल बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग, जो टिश्यू है, टिश्यू से भी अब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज में पूछे जा रहे हैं। तो टिश्यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप उसको देखो, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप माइंड मैप बना लो। एक बार आप रिवाइज करोगे तो आपको 15 मिनट लगेंगे, अगली बार उसी माइंड मैप को रिवाइज करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, अगली बार उसी को रिवाइज करने में 5 मिनट लगेंगे। यानी कि इवेंचुअली आपका टाइम कम होता जाएगा और दिमाग में उसका जो ग्रास्प है वो टाइट होता जाएगा। सेल इंपॉर्टेंट हो गया, टिश्यू हो गया। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया और हमारा रेस्पिरेटरी हो गया, ये सारे टॉपिक्स का एक बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अभी ये पिछले पेपर में आया था, नेफ्रॉन में कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब अगर आपको नेफ्रॉन का फंक्शनिंग नहीं पता होगा तो आपको उसमें कहाँ क्या चीज़ हो रही है अब ये कैसे पता होगा। तो एक बेसिक जो आपको फंक्शनिंग है हमारा नॉर्मल ह्यूमन सिस्टम का, वो पता होना ही चाहिए। इसके बाद में प्लांट के ऊपर भी हमारा खासा फोकस रह रहा है एग्जाम्स के अंदर। अगर एग्जामिनर को देखा जाए तो प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इस पर मैं ट्रिपल स्टार बना रही हूँ। एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के ऊपर यहाँ पे इसी के साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी आ जाता है, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स की फिर पर्टिकुलर डेफिशिएंसी आपसे पूछ ली जाती है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिकेट्स के बारे में पूछा था, तो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में एक बेसिक नॉलेज, वैक्सीनेशन क्या होता है ये, और जो हमारी डिजीजेज हैं कॉमनली जो हम लोग देखते हैं उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हमको पता होने चाहिए।
उसके बाद में बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमारे पास में जो मेजर्स हैं वो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। फर्दर डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी पिछले अभी क्वेश्चन आया था एक पोरेफेरा वाला, याद हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुमने किए हों, अगर नहीं किए हैं तो कर लो, ज़रूरी है। वहाँ से भी क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, सिर्फ जो मैंने माइंड मैप बनवाया है उसको पढ़ लोगे उतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए। इकोलॉजी और जेनेटिक्स में ये है कि इनका कंपैरेटिवली थोड़ा कम वेटेज है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, तो बेसिक्स तो हमारे यहाँ पे भी क्लियर होने चाहिए। अब ये जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं, अब इनमें सारे टॉपिक्स में हमेशा मैं एक ही बात बोलूँगी, बायोलॉजी में या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर आप माइंड मैप बना लेते हो तो आपके दिमाग में कुछ डॉट्स ना कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे बच्चों से एक स्टेप आगे निकल जाते हो रिवीजन करने के मामले में। अगर दूसरे बच्चे को पूरे वो 10 पेज के एक चैप्टर के नोट्स पढ़ने में अगर आधा घंटा लग रहा है तो आप उसी को रिवाइज कर सकते हो सिर्फ 5 से 10 मिनट में, तो आपका टाइम बचा ना इवेंचुअली। तो ये माइंड मैप्स आपका टाइम बचाते हैं, आपका रिविजन बेटर करवाते हैं, आपको मदद करते हैं टॉपिक को प्रॉपर्ली समझने में, और क्वेश्चंस के फिर गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में होते हैं जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें हैं, उनमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही है। जैसे पेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, डिटर्जेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, सबसे पहली बात आपको वो आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिक केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हो गया, वैलेंसी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्दर ऑन फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स पे अभी सेकेंड वाला जो पेपर था 2024 का उसमें क्वेश्चन आया है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन जो हमारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया का प्रिपरेशन टेक्निक आपका हो गया हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह किसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आयरन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आपके प्रोसेसेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैलेंसी, आयंस एंड मास नंबर, ये तो आपका बेसिक केमिस्ट्री में आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, किसमें प्रोटॉन का नंबर सेम है, किसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, ये सब हम लोगों को, ये तो एक बेसिक चीज़ है जो हम लोगों को केमिस्ट्री में पता होनी ही चाहिए। एग्जामिनर ऐसे करके या ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है इन सारी चीज़ों से। इसके बाद में सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के टाइप्स क्या होते हैं, क्या एक बेसिक आपका कंसेप्ट होता है, क्यों सॉफ्ट को सॉफ्ट बोला जा रहा है, हार्ड को हार्ड क्यों बोला जा रहा है, कौन से सॉल्ट्स इनमें मौजूद होते हैं। ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड के ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ग्लास, इंक, पेपर, जैसे सीमेंट, ये सीमेंट के ऊपर, पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था अभी। तो ये जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था, तो वो उनमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है ये ज़रूरी है। अब केमिस्ट्री को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल डेली वाले ये जो आइटम्स हैं या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम बार बार भूल रहे हैं, तो उनको हम स्टिकी नोट्स की मदद से इस प्रकार से जहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना वहाँ पे चिपका लो। बेटा मैं क्या करती थी अपने प्रिपरेशन टाइम में कि मेरे कमरों में ना जहाँ पे भी ज़्यादा मैं जा रही हूँ वहाँ पे स्टिकी नोट्स में चिपका देती थी, तो चलते फिरते मम्मी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो आँखों के सामने से निकल ही जाती थी वो चीज़ कभी ना कभी, तो वो आपके दिमाग में एक जगह पे बैठ जाती है। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब वो एग्ज़ाम आपका एमसीक्यूज़ वाला एग्ज़ाम है, तो अगर वो चीज़ आपको दिख गई तो एकदम से वो क्लिक करेगा कि हाँ यही था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी में बात करूँ, हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस के अंदर कि ये बैक्टीरियल, ये वायरल, ये प्रोटोजोअन, सबका अलग अलग कलर से मैंने चार्ट बनवाया था। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया गया कि टाइफाइड किस चीज़ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है या प्रोटोजोन से होता है। तो आपको याद आया कि यार टाइफाइड रेड कलर से लिखा था और रेड कलर से तो बैक्टीरियल बीमारियाँ लिखी थी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाता है। जैसे मैंने अपने किचन के स्लैब के ऊपर लगा रखे थे कुछ स्टिकी नोट्स, जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वहाँ पे लगा रखे थे, जहाँ पे मैं मुंह धोने जाती थी वहाँ पे लगा रखे थे, तो कहीं ना कहीं वो आँखों में बस जाता है, वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को हेल्प करेगी।
फिजिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, ये दो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं? मैकेनिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स पूछा ही जाता है, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स तुम देखो तो यहाँ से तो हर बार पूछा ही जाएगा क्वेश्चंस। अभी ऑप्टिक्स में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स, हीट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी ही पूछा गया था। मॉडर्न फिजिक्स अनदर टॉपिक जिसके ऊपर एग्जामिनर का कुछ खासा सा ही फोकस है अभी कुछ सालों में। तो ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों को कि कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, नहीं बन रहा तो ये देखो कि अच्छा ये कंसेप्ट वीक है, जाओ नोट्स पढ़ो और उस कंसेप्ट को क्लियर करके दोबारा से आओ और उसके जैसे और न्यूमेरिकल्स करो। तब तक करो जब तक वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। एक और चीज़, जब भी आप किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओ तो जो भी क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं आप उनको लिखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास में दिया हुआ है कि भैया फोर्स हम लोगों को इतना लगाया जिसकी वजह से एक बॉडी है जो कि इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव करने लग गई, बताओ उस बॉडी का मास कितना है। सबसे इजी सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। अब जब हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे कि भैया ये सारी चीज़ें गिवन थी तो हम लोग समझ पाएंगे कि भैया F इज इक्वल्स टू एम, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके फटाफट से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो भी चीज़ें दी हुई हैं आप उनको एक साइड में लिखें तो आपका दिमाग अल्टीमेटली काम करेगा कि भैया ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ कि जब भी आपके पास में फॉर एग्जांपल मोशन का क्वेश्चन है तब आप डायग्राम बनाओ कि आधे डिस्टेंस में इस स्पीड से चला, आधे डिस्टेंस में इस स्पीड से चला तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप उसका डायग्राम बना के लिखो यहाँ पे, तो आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तीसरी चीज़, यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या यूनिट्स दिए हुए हैं और आंसर में क्या यूनिट्स दिए हुए हैं, इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि जो गलती तुम करोगे वो एग्जामिनर सबसे पहले ऑप्शन में तुमको देगा। तो ये अभी से आदत डालो कि तुम्हें किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हो गए, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कितनी देर पढ़ाई करनी है, कितनी देर सोएं, 12-12 14-14 घंटे पढ़ें क्या तभी जाकर सिलेक्शन होगा क्या? तो सिंपल सी भाषा में एक बात सुन लो, कितनी पढ़ाई करनी है, जो डेली का टारगेट तुम लोगों ने डिसाइड किया था उतनी देर तुम लोगों को पढ़ना है जिससे कि तुम्हारा डेली टारगेट कवर हो जाए। दूसरी बात जो मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर तुमको पढ़ाई में डिसिप्लिन रहना है तो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। 25 मिनट पढ़ा, उसके बाद में 5 मिनट का गैप लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का गैप लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा और उसके बाद में फिर 10 मिनट का गैप ले लिया। और ये जो गैप लिए हैं इसमें ऐसा नहीं हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा भैया कितना टाइम निकल गया। हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जितना भी टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं वो फुल डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये चीज़ आपका डिसिप्लिन इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करते रहें। अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आज के दिन आपने सोचा कि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा तो बोर हो जाओगे। दिमाग इतना मोनोटोनस नेचर से बोर हो जाएगा और तुम इतने ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ पाओगे, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जितनी आनी चाहिए थी। इसीलिए सब्जेक्ट को चेंज करते रहा करो तो दिमाग को कुछ नया मिलता है ना, तो वो बेटर तरीके से काम करता है। बेटा दिमाग एक मशीन है, उसका काम करने का एक तरीका है, तो उसको समझो और हाईएस्ट एफिशिएंसी निकालो अपने दिमाग से। ओके, तो सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली हम लोगों को चेंज करते हुए रहना है। अब बात आती है कि मैम कितने घंटे सोएं, 4-5 घंटे ही सोएं क्या? 6 से 8 घंटे सोना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। और साथ ही साथ में जब भी ये 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तब टेक अ पावर नैप। और पावर नैप का मतलब ये नहीं है कि हम 15 मिनट के लिए सोए हैं तो हम सोते ही रह गए हैं, उठ रहे हैं 3 घंटे बाद, नहीं।
मम्मी पापा के साथ में रहते हो तो उनको बोलो उठा देंगे आके, वो तो बैठे ही हैं बेटा, तुम उनको बोलो बस कि मम्मी उठा देना, वो तुमको 14 मिनट में आके उठा देंगे। तो इसीलिए ये पावर नैप्स आपको बूस्ट करते हैं, आपके दिमाग को बूस्ट करते हैं, तो आप इस आराम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 6 से 8 घंटे के ऑन एन एवरेज तो नींद आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चा, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं। अब कोई भी स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली किसी भी बच्चे के लिए होती है, एक कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं होती है। मैंने तुम लोगों को ये बताया है कि किस बेसिस पे तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, किस बेसिस पे तुमको काम करना है, यानी कि वीकली टारगेट्स तुम सेट करो, डेली अपने हिसाब से टारगेट सेट करो जितना तुम्हारा सिलेबस अभी कवर्ड है। और अभी तक अगर रिविजन करना शुरू नहीं किया है तो ये एक बेस्ट टाइम है रिविजन स्टार्ट करने का। ठीक है बच्चा, तो एज आई ऑलवेज से अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, so take care everyone, signing off till then, bye bye, jai hind and vande mataram.